नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के महाभारत की, मध्य प्रदेश की जंग की, कि ये चुनावी जंग जो है वो कह क्या रही है, आंकड़े क्या बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के महाभारत का बिगुल बज गया है। यहां 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एक तरफ जहां बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए हर राजनीतिक समीकरणों पर नजर गड़ाए हुए है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब किसी भी सूरत में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने भी इस बार की चुनावी जंग को और रोचक यानी दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने इस चुनावी महाभारत में अपने तरकश में हिंदुत्व और महिला आरक्षण के तीर रखे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने ओबीसी को चुनावी हथियार बना लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहडोल की रैली में अपनी चुनावी रणनीति साफ करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अब देखना है कि मध्य प्रदेश की महाभारत में किसका दांव सटीक बैठता है। मध्य प्रदेश की जंग का बिगुल बज गया है। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा। अब मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर नतीजों के अपने पक्ष में करने के लिए जंग तेज हो गई है। ओबीसी, सनातन, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और महिलाओं से जुड़ी योजनाएं इस बार के चुनाव में मुख्य मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल इन मुद्दों को विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान शुरू से ही उठा रही हैं और आगे भी यही मुद्दे चर्चाओं में बने रहने की उम्मीद है। इस चुनावी जंग में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को हथियार बनाने की जुगत में है, साथ ही आदिवासियों को भी अपने पक्ष में लाने की कांग्रेस की पुरजोर कोशिश है। मंगलवार को चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंचे राहुल गांधी ने जन आक्रोश रैली में अपनी रणनीति साफ कर दी। शहडोल के ब्यौहारी में राहुल ने कहा, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। राहुल ने ओबीसी और आदिवासियों की बात की। आदिवासी बहुल शहडोल में राहुल ने कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन वो उनका दिल से सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा करते तो जातिगत जनगणना जरूर करवाते। और इसके साथ ही राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो यहाँ जातिगत सर्वे कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी, कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का संसद कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि कांग्रेस जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटना चाहती है। पीएम का कहना है कि उनके लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी आबादी है। कांग्रेस किसी भी कीमत पर देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताएं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में वोटरों को साधने के लिए बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताया है। कमलनाथ हर चुनावी सभा में खुद को हिंदू होने पर गर्व की बात कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पर हिंदुत्व के सहारे कब्जा जमाए बैठी बीजेपी को कांग्रेस उसी के अंदाज में परास्त करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 140 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का फैसला कर लिया है और बाकी लिस्ट भी जारी करने की तैयारी में है। उधर सोमवार को चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, तो लगे हाथों बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी ने अपनी 4 लिस्ट में अभी तक 136 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का भी टिकट काटते हुए 7 सांसदों, 3 केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के 22 मंत्रियों को विधानसभा का टिकट थमा दिया है। इसके साथ ही तमाम कयासों पर विराम लगते हुए
बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनकी बुधनी सीट से उतारने का फैसला किया है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ओबीसी जाति से आते हैं। ऐसे में ओबीसी को लेकर कांग्रेस के तेवर को देखते हुए बीजेपी कोई गलत मैसेज नहीं देना चाहती। वहीं बीजेपी कांग्रेस के ओबीसी काट के जवाब में ओबीसी वर्ग से 3 मुख्यमंत्री दिए जाने, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए जाने की बात को रख रही है। साफ है, बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव से पहले आए सर्वे और फीडबैक ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ाती हैं। एक तरफ जहां पार्टी ने बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर हालात संभालने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी ओर अब आरएसएस भी बीजेपी की मदद के लिए आगे आया है। पिछले दिनों में इन जमीनी स्तर पर काम कर रहे हजारों स्वयंसेवकों का जो फीडबैक आया, उसके बाद से ही संघ की ओर से विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए मदद की रणनीति बनाई गई है। सूत्रों की माने तो 4000 से ज्यादा संघ से नाता रखने वाले विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को बीजेपी की जमीनी स्थिति में सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये वो संगठन है जो सामाजिक तौर पर अलग अलग वर्गों के बीच काम करते हैं, किसानों के बीच काम करते हैं, आदिवासियों के बीच काम करते हैं। संघ के कार्यकर्ता जमीनी फीडबैक तो जुटा ही रहे हैं, साथ में सरकार की योजनाओं से आमजन को अवगत करा रहे हैं। दरअसल इस बार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम माना जा रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए हर राजनीतिक समीकरणों पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब किसी भी सूरत में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने भी इस बार की चुनावी जंग को और दिलचस्प बना दिया है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश की महाभारत में किसका दांव सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो अब किसके चेहरे पर मध्य प्रदेश में? जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। कौन घबरा रहा है? कौन ये कहता नजर आ रहा है कि डर के आगे जीत है? और ये जीत का सेहरा किसके सिर पर बनेगा, ये भी देखना होगा। चर्चा आगे बढ़ाते हैं क्योंकि चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। साख बचानी है भारतीय जनता पार्टी को। शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता ने चूंकि पहले तो नकार दिया था और कैसे सरकार बनी वो सब जानते हैं, लेकिन क्या इस बार भी अगर वैसे ही कुछ हुआ तो कांग्रेस क्या करेगी अगर ऑपरेशन लोटस चला? इसीलिए क्या सूची जारी करने में देरी हो रही है। दूसरी चीज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब वाकई राहुल गांधी से अब डरने लगी है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे ये लग रहा है, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को और मजबूती से आगे वो लेकर आए हैं। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा। अनामिका सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चूंकि राजनीतिक जो बातचीत है वो जरा भी अगर इधर उधर होती तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उसे पटरी पर लाने के लिए रवि अरोड़ा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अनामिका जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। एमपी में काबा, एमपी में शिवराज मामा है, उनकी द्वारा किए हुए बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और एक गरिमापूर्ण जीवन है। अभी जैसा कि आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि राहुल गांधी की बात कर रहे थे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी, जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं सबसे पहले उन्हीं से पूछना चाहूंगी कि जो जाति के आधार पर देश को बांटने को तैयार बैठे हैं, सबसे पहले वो तय करें कि गांधी परिवार किस धर्म और किस जाति का है, उसकी कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। एक विषय। दूसरा विषय, वो जनजातीय लोगों के विषय में बात कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल तक जनजातीय समूह को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। सबसे पहले 1999 में मंत्रालय बनाते हैं हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और एक संविधान संशोधन के द्वारा हम संशोधन करके अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना करते हैं। और जिस तरह से लगातार बजट बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप देखते हैं छात्रवृत्ति का जो बजट है पहले वो 978 करोड़ रुपए हुआ करता था हमारे आदिवासी जनजाति के जो हमारे बच्चे हैं जिनकी छात्रवृत्ति के लिए, वो बढ़ाकर 2546 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और एक सबसे बड़ा विषय अच्छा, बजट जो है अनामिका जी, बजट बढ़ा देने से जमीनी स्तर पर भी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं क्या? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई इतना मजबूत स्थिति में है, सवाल सुन लीजिए, अगर वाकई लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत मान रही है, आप अपने सांसदों को भी उतार रहे हैं,
तो भरोसा डगमगा रहा है क्या? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और संगठनात्मक बहुत सारे ऐसे निर्णय होते हैं कि जो कई तरह की परिस्थिति को देखकर लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये बेहतर लगता है कि जो सांसद लगातार कई बार से केंद्र की राजनीति में है और उन्हें वो समुचित सम्मान या वो उस तरह से नहीं हो पा रहा है, तो प्रदेश में उन्हें दूसरे तरह से सम्मानित करने तो के लिए चेहरा जो है वो चेहरा जी। शिवराज सिंह चौहान होंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनमानस के लिए एक चेहरा है और भारत का भी एक चेहरा है पूरी दुनिया में। ठीक है। तो वो चेहरा है और शिवराज जी प्रदेश के लिए एक चेहरा है और शिवराज जी के साथ जिसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक चेहरा है, अंकर महोदय। ठीक है। रत्नाकर जी, कितना मजबूत हैं आपसे भी वही सवाल एमपी में काबा, राहुल गांधी बड़े जोर शोर से लगे हैं, लेकिन कुछ हथियार ऐसे हैं उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास, जो शायद बड़ा दांव खेल सकते हैं। महिला आरक्षण को लेकर बात की जाए और ओबीसी को लेकर तो हालांकि आप बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं उनके पास। क्या लगता है कौन सा दांव भारी पड़ेगा? सबसे पहले तो रविंद्र जी मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की कवायद जो कर रही है, जो समर्थन कर रही है या लाना चाहती है, जब हमारी सरकार आएगी तो हम जातीय जनगणना लाएंगे। कटिबद्ध है, हम राज्य सरकारों में भी जहाँ जहाँ पे हमारी सरकारें हैं हमने कहा कि हम जातीय जनगणना जो है करेंगे, सर्वे जरूर। तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि आज भी देखिए हमारे देश में बहुत सारी ऐसी जातियां जनजातियां हैं, पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां हैं, जिनको सरकारी अनुदान का, सरकारी रिजर्वेशन का या अन्य जो सरकारी लाभ मिलता है उनको वो नहीं मिल रहा है आज के दिन। जैसा कि अभी आपने देखा कि बिहार में जब सर्वे हुआ है उस सर्वे में 1000 ऐसी जातियां निकल कर आई हैं जिनको कोई सरकारी लाभ नहीं मिला। तो कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि देश में जो पिछड़े वर्ग है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या जितनी भी जातियां हैं जिनकी संख्या नहीं पता है और संख्या नहीं पता होने के कारण उनको सरकारी लाभ नहीं मिल पाता, तो कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पूरे देश में, चूंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार है, पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के बाद लोगों को ये पता चलेगा कि कौन कितनी संख्या में है, उसके अनुसार जो है उनको लाभ, सरकारी लाभ जो है दिया जाएगा। तो इसमें क्या गलत हम कह रहे हैं? अगर किसी के हक की बात कर रहे हैं हम, जो उस हक से वंचित है, तो हम क्या गलत कह रहे हैं ये अच्छा, इतने वर्षों से रत्नाकर जी हक की बात तो हो रही, कभी ओबीसी के हक की बात चलती है, कभी SC ST के हक की बात चलती है, लेकिन असल में चीजें बहुत पिछड़ती चली जाती हैं। जो आता है बस सियासत करता, 5 साल रहता है, गायब हो जाता है, चला जाता है, और जब बिल्कुल सर पे आ जाती है, चुनाव आ जाते हैं, उसके बाद सबको याद आता है। तो ये सारी चीजें जब पता थी तो इतने वर्षों से कांग्रेस का एक लंबा शासन वहां पर रहा है, अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया जा सकता था कि इन लोगों के लिए कुछ भैया व्यवस्था की जाए ताकि समानता का अधिकार मिले, सब लोग एक बेंच पे आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ किसी की मंशा क्यों नहीं नजर आती है? सब जो है इन आंकड़ों पर सियासत करते क्यों नजर आते हैं? देखिए रविंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1931 के बाद हमने कांग्रेस शासन में ही 2011 में हम लोगों ने जातीय जनगणना कराई, लेकिन कुछ कारण हुए, कुछ त्रुटियां हुई जिसकी वजह से हम उसको अपने कार्यकाल में लागू नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जातीय जनगणना के लिए दबाव हमेशा बना के रखा, क्योंकि हम जानते थे कि जातीय जनगणना से किस तरह से जो जातियां छूट गई हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आ पाई हैं, जिनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जो नीति आयोग जो नीतियां बनाता है जातियों के आधार पे, संख्या के आधार पे, वो अगर छूट गई हैं तो उनको लाभ मिले, निश्चित मिले। तो हमने तो ये कवायद चालू कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी की ये जिम्मेदारी थी कि वो उन जातीय जनगणना के आंकड़ों को पब्लिक डोमेन में लेकर आए और उसके अनुसार जो है उनको हक मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कितनी हितैषी है पिछड़ों की, आप समझ ही सकते हैं। हमारे, मैं आपको गिना देता हूं कि हमारे 4 मुख्यमंत्रियों में, जैसा कि राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारे 4 मुख्यमंत्री में हमने 3 मुख्यमंत्री पिछड़ी जातियों से बनाया। इनके राज्य में 10 मुख्यमंत्री है, 10 में से कितने मुख्यमंत्री पिछड़ों से है, जरा इनसे पूछ लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता मेरा सवाल पार्टी, वही था ना रत्नाकर जी, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। नहीं, वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपकी बात भी मान लेते हैं। हमारा सवाल ये है कि ये पिछड़ी जाति के हैं, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, ये बातें क्यों आती हैं? हम समानता की बात करें, चीजों को खत्म कर दिया जाए।
आप बार बार किसी को पिंच करेंगे, भाई आप इस जाति को हो या इस समुदाय से हो, इसलिए आपको यहां पर अव्यवस्थित किया जा रहा, आपको आपका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो देश की बात है ना सर। देखिए इंडिकेशन क्यों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आपके प्रश्न हम समझ गया मैं। देखिए रविंद्र जी, आप भी जानते हैं कि देश में बहुत सारी जातियां हैं, और जो हमने रिजर्वेशन का आधार बनाया था और रिजर्वेशन जो लेकर आया गया, उसका मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही था ना कि समाज में जो मुख्य धारा से अभी तक जुड़ नहीं पाया है, जिनको जीने की मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनको इस तरह के आरक्षण का लाभ दे करके और हम उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें। यही मंशा थी ना रिजर्वेशन लागू करने की। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो लोग मुख्य धारा में, बहुत सारे लोग तो आ चुके हैं, बहुत सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुख्य धारा में अभी नहीं आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनकी संख्या के बारे में जानकारी ले करके और उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाए, उनको नीतियों का लाभ दिया जाए, उनको सरकारी अनुदान का लाभ दिया जाए। तो ये क्या गलत कर रही है कांग्रेस? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं न चाह रही है। क्यों नहीं चाह रही है उसका भी कारण बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जो रहता है वो ऐसा कहता है, राजनीति करती है। सत्ता में जो रहता है वो ऐसा कहता है, जैसे ही सत्ता या कुर्सी इधर से उधर होती है, सारी चीजें और उसके पैमाने बदल जाते हैं। ये अक्सर देखा गया, क्योंकि महिला आरक्षण की भी बात आपने की थी और आपके पास तो अच्छा खासा बहुमत था, तब भी नहीं आप उसको ला पाए थे। तो यहां पर यह है कि आपकी दृढ़ निश्चय कितना है, आप ये समझना होता है। रवि अरोड़ा जी से हम रुक करना चाहेंगे। रवि अरोड़ा जी, चूंकि हम बातें भले ही कर लें, इस पे तो कई दल बन गए हैं जब जातिगत आधार पर, समुदाय के आधार पर, लेकिन अभी तक देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हो सका। अब ये पैमाना कैसे तय होगा कि किसका कितना हक है? क्योंकि बात जब हक की होती है तो अब बात चल रही कि नहीं, आर्थिक आधार पर हमें उनका हक देना चाहिए। हक और आर्थिक आधार दोनों अलग अलग चीजें हैं। आरक्षण को किस तरह से हल्के शब्दों में समझा जाए, और क्या ये सियासत लगातार जारी रहेगी कि या ठोस रूप से इस पे काम भी किया जाएगा? देखिए, जातीय जनगणना जो हो रही है वो कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ही एकदम से याद आती है। और कई राज्यों में, जिस प्रकार से हमने देखा, बिहार में जातीय जनगणना हुई और अब कई राज्यों में उथल पुथल शुरू हो चुकी है। मैं समझता हूं विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं यह चाहती हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन क्या मैं समझता हूं कि जब कांग्रेस का शासन था, कई दशकों तक कांग्रेस ने शासन किया, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं हो पाई? अगर नहीं हो पाई तो क्या देश को आज भी ऐसा लगता है? क्योंकि जब देश आजाद हुआ था तब आरक्षण की जो बात हुई थी, तब यह तय किया गया था कि यह जो आरक्षण की बात थी वो तो मात्र 10 सालों के लिए तय की गई थी, लेकिन बाद में उसको ही व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। तो मैं समझता हूं आज कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, जिस प्रकार से कई बुद्धिजीवी इस बात के लिए आवाज उठाते रहे हैं कि आर्थिक आधार पर ही जनगणना होनी चाहिए, अगर नहीं, लेकिन अब जो सवाल है वो हम कांग्रेस से क्यों पूछें? हम तो उससे पूछेंगे जो वर्तमान में सत्ता में है और इतने वर्षों से सत्ता में है। तो क्या किया गया उसके लिए? जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई गई? उस पर गंभीरता से, उस विषय पर क्यों नहीं सोचा गया? जबकि बाकी दलों के लिए जिनको उन्हें आरक्षण देना था उस पर तो फटाक से सारी कार्रवाई हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग में हो चाहे वो विपक्ष में हो, कहीं ना कहीं पूरी तरह से मकसद यही होता है कि किसी प्रकार से सत्ता में आना है। सच ये है कि आम आदमी तक क्या उसको सुविधाएं मिल पाती हैं जिसके लिए लड़ाई लड़ी जाती है? अगर किसी को राम राज्य दिखाया जाता है तो क्या राम राज्य मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक सत्ता तक पहुंचने की, कुर्सी तक पहुंचने की एक सीढ़ी का काम करती हैं, और इसका फायदा उठाने के लिए मात्र चुनावों से चंद दिन पहले ही ये सब चीजें उठकर सामने आती है। मैं समझता हूं, देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम आज बात कर रहे हैं तो बात स्पष्ट है कि 15 साल कांग्रेस ने वनवास था वहां पे मध्य प्रदेश में, उसके बाद सत्ता में आई, लेकिन कहीं ना कहीं 15 महीने के बाद ही दोबारा से सत्ता छिन गई, क्योंकि खुद उनके अपने ही लोगों ने कहीं ना कहीं बगावत कर दी। तो आज दोनों ही पार्टियां फूक फूक के कदम रख रही हैं। कहीं ना कहीं इन सब बातों का कोई अभी मायने नहीं रखता, क्योंकि बहुत महंगाई की समस्या है, बहुत बेरोजगारी की समस्या है, उन मुद्दों पे बात होनी चाहिए बजाय इन सब बातों के। क्योंकि जातिगत जनगणना पे क्यों बात नहीं होनी चाहिए? नहीं, जातिगत जनगणना पे दिक्कत नहीं है बात करने की, लेकिन दिक्कत ये है, मेरा सवाल तो यही है ना कि जो इतने वर्षों से कांग्रेस नहीं करा पाई, आप महिला आरक्षण को लेकर बात हो गई सारी, लेकिन साहब लागू कब करेंगे? तो यहाँ पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगर जातिगत जनगणना की बात करें तो केंद्र अगर कहती कि वो उसका काम है तो एटलीस्ट एक संकेत दे देती, करवा देती।
बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार करा सकती है, सरकार को भी लगता है, और ऐसा नहीं है कि अगर सरकार मना करती है तो इसका नुकसान भी सरकार को होगा, ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने राज्यों में उठा सकती हैं आने वाले। मैं आपको एक बात पहले भी कह चुका हूं कि सभी पार्टियां अपना नफा नुकसान देखती हैं, और राजनीति के अंदर खासकर ऐसा नहीं होता। सभी पार्टियों को अपना ये देखना होता है कि जो स्टेट है उसको कितना फायदा हो रहा है और सेंटर को कितना फायदा हो रहा है, खासकर ऐसे मामलों, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी, क्योंकि आपने देखा मना कोई नहीं कर रहा, आप केंद्र सरकार के भी जो मंत्री हैं उन्होंने भी मना नहीं किया किसी ने भी, लेकिन वो ये कहते हैं जो बिहार में जनगणना हुई वो कहीं ना कहीं जो जाति के आधार पर जनगणना हुई है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से हुई है, उसमें किसी को शामिल नहीं किया गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो सभी पार्टियां अपने फायदे और नफा नुकसान देखते हुए करती हैं। तो लड़ाई क्या ये बन जाएगी कि जातिगत जनगणना वर्सेस महिला आरक्षण, इस पर भी बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि महिलाओं की बात अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित समाज है वो यही समाज है, चाहे हम अनुसूचित जाति कहें, अनुसूचित जनजाति कहें, या फिर हम ओबीसी कहें, तो इन जातियों में कहीं ना कहीं महिलाओं को खासकर देखा जाता है कि ऐसी समस्याएं ज्यादा आती है। तो इन लोगों को मुद्दे हमेशा केंद्र में रहेंगे, लेकिन कौन सा मुद्दा किस पर भारी होगा, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज चूंकि राहुल गांधी ने शहडोल में रैली भी की और उसमें उन्होंने जो बातें रखी उसको लेकर भी हम आगे को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि भाई किसका दांव बैठेगा, इसलिए मध्य प्रदेश की इस जंग पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अनामिका जी आपके पास आना चाहेंगे और ये थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें 2018 का अगर जिक्र कर लें तो सरकार किसकी बनी थी आपने देख लिया होगा, और किस तरह से पैमाने बदल कर सत्ता को हासिल किया गया। कुछ नाराजगी रही, कुछ नेता आपकी तरफ आ गए, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी नाराजगी लोगों की बन गई, एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा कांग्रेस को मिल गया था। लगता है कि आज सारा समीकरण 5 सालों में बदल गया होगा और जनता आपसे बिल्कुल खुश होकर बैठी कि सारे काम सही हो गए वहां पर, क्योंकि जो तथ्य सामने आए हैं, राहुल गांधी ने निशाना भी साधा शहडोल में कि आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं, इस तरह की बातें तो झकझोर देंगी उनको, ये खबरें भी नुकसान पहुंचाएंगी। देखिए, राहुल गांधी जी को खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ क्या बोल रहे हैं, किस चीज को किस संदर्भ और प्रसंग में बोल रहे हैं। हाँ, ये झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। वो मानवता के लिए वैसी कोई भी घटना शर्मसार करने वाली घटना है। वो कोई भी करता है, किसी भी दल का नहीं, इसमें कोई झूठ था, मैं तो ये जानना चाहता हूं, इसमें कुछ राहुल गांधी ने झूठ बोला था? नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, मैं और उनके और विषयों पर आती हूँ। ये वही राहुल गांधी है ये इसलिए मैंने पूछा ना अनामिका जी, ये विषय इसलिए छेड़ा क्योंकि आदिवासियों की बात करते हैं। जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के पद के लिए उनका नाम जब सामने आया था तो बहुत आदिवासियों के लिए कहा गया था, हेमंत सोरेन के ऊपर भी निशाना साधा गया था, और यहाँ पर बीजेपी की एक नेता इस तरह के या बीजेपी का एक कार्यकर्ता इस तरह के काम करता है तो उस पर हम कैसे हट सकते हैं? ये चीजें तो कहीं ना कहीं सामने जाके असर दिखाती है ना। मैंने आपसे कहा कि इस तरह की घटना कोई भी व्यक्ति करता है, वो भारतीय जनता पार्टी किसी भी दल से जुड़ा हो, वो निसंदेह निंदा का पात्र है, वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पर उसके आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का चिंतन और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विषय में आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, उसके विषय में नहीं। ठीक है, तो हम मणिपुर की तरफ थोड़ा सा घूम जाए जी। जो महिलाओं के साथ हुआ और उसके बाद जो मुख्यमंत्री साहब का बयान आया कि ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हैं, फिर जब वो वीडियो वायरल हुआ, चलिए उसको भी हटा देते हैं। सदन में एक नेता जो है गाली गलौज किस तरह से कर रहा था, हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, लेकिन वो एक सड़क छाप नेता की तरह, सड़क छाप किसी व्यक्ति की तरह बात कर रहे थे। कोई कार्रवाई अभी तक हुई नहीं उन पर, पद और बड़ा कर दिया उनका पद बड़ा। इस देश में कांग्रेस के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके विषय में राहुल जी देश के बाहर जाकर जिस तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, इवन देश में उन्हें जिस तरह का शब्दों से उन्हें सुशोभित किया जाता है, और कई बार तो आपने डिबेट्स में देखा होगा यहाँ मैं पीएम को नहीं लाया, प्रवक्ता उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने पीएम का कोई भी व्यक्ति जो गरिमाहीन आचरण करता है, मैं अपनी बात बिल्कुल एंकर महोदय स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ है, गरिमाहीन जब भी आचरण करता है, शब्द बोलता है, कार्रवाई नहीं हुई ना, सारे गलत है। कार्रवाई नहीं हुई ना, बल्कि राजस्थान में कद उनका बड़ा कर दिया गया। देखिए उनके जो आपको कद भारतीय जनता पार्टी में संगठन के निर्णय बहुत पहले से ले लिए जाते हैं और उस जगह पर पहले से जाकर लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसी संदर्भ में राहुल गांधी अगर सदन में अडानी के ऊपर कुछ बोलते हैं, बढ़ाया गया है और आदरणीय नड्डा जी ने नोटिस किया है
और उस विषय पे बात की जा रही है पार्टी के अंदर। जी बताएं। अनामिका जी, राहुल गांधी सदन में अडानी के ऊपर कुछ बोलते हैं तो सांसदी तक छीन ली जाती है या कुछ ऐसा विरोध करते हैं, तुरंत, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन एक नेता जब खुद भारत के प्रधानमंत्री इस बात की तस्दीक करते हैं, अपने बयान में कहते हैं भाई सबका साथ सबका विकास, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, है ना, उसके बाद आपके एक नेता सदन में इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, उससे जनता में अच्छा संदेश जाता है। जी, अब मैं अपनी बात रखूं क्या? जब हम भारतीय जनता पार्टी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरातल पे खड़े होकर बात करती है, जब हम उज्ज्वला योजना लाते हैं तो हम अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। जब हम विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान हेल्थ केयर योजना लाते हैं तब भी हम ऐसा नहीं करते हैं। जब हम 370 हटाते हैं तो हम इस बात की परवाह किए बिना कि हमारे खिलाफ कितना तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण किया जाएगा, हम देश की अस्मिता के लिए खड़े होते हैं। जब हम 3 तलाक खत्म करते हैं तो हमें पता होता है कि उस संप्रदाय विशेष को हमारा डर दिखाकर हमारे खिलाफ हमेशा से भय का माहौल बना के खड़ा किया जा रहा है, पर नरक का जीवन जीती उन बहनों के लिए हम खड़े होते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग अब माननीय अटल बिहारी जी के कार्यकर्ता हैं, जो ये कहते थे कि सरकारें रहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत देश रहना चाहिए। अच्छा, भाषा शैली कैसी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे शुरू में कहा, मैंने आपसे शुरू में कहा किसी भी दल के द्वारा जब गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वो समाज। अच्छा, तो राहुल गांधी को रावण किसने दर्शाया? और राहुल गांधी को रावण किसने दर्शाया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को के लिए अपशब्द किसने कहे? अच्छा, तो मतलब अगर वो हम पे 4 ठीक है, आपने कभी कांग्रेस मणिपुर की घटना निस्संदेह निंदा की पात्र है, मानवता के लिए खराब है, परंतु जब बात की गई जब लाखों की संख्या में कश्मीरी ब्राह्मण पलायन कर गया कश्मीर से, इतिहास का एक काला अध्याय, और उनसे कह दिया गया अभी तो भाषा शैली पर बात है। अनामिका जी जी, अगर हम कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आप अपनी बात रख रही हैं, हम अपना सवाल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अनामिका उसके पहले उसके बिछुड़ी जी के भाषण में जो भी उन्होंने कहा वो निस्संदेह गलत है, परंतु उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल दूसरा व्यक्ति कर रहा है वो आप देखिए, और प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता रहा है, जाति विशेष के लिए कैसा, राहुल गांधी ने अडानी की बात की, राहुल गांधी ने किए है ना इस्तेमाल। पूरे गांधी परिवार पूरी कांग्रेस करती रही है, क्या आपको नहीं पता? आप कितने सारे डिबेट्स में देख सकते हैं। अच्छा, तो इसी का जवाब है ये कि सदन में फिर लोगों के साथ इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जवाब नहीं है। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी, आप कितनी भी बात दोहराएंगे तो मैं उत्तेजित होंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी तो विपक्ष की कोई अपनी भूमिका है अनामिका जी? चलिए, जनता सबका साथ, विपक्ष की कोई भूमिका है? मैं अडानी जी की बात आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूँ। 4-5 मुद्दे हैं, पिछड़ों का विरोध करने की बात तो कांग्रेस के पास टोटल कोई सांसद उतने नहीं है जितने ओबीसी सांसद हमारे पास है, एक विषय। दूसरा विषय, आप ये बार बार रट लगाते हैं कि हमने 2014 में 12 में समर्पित कर दिया, क्यों नहीं उसको किया? 70 साल पर्याप्त होते हैं जातीय जनगणना कराने के लिए, जब सारा विश्व, सारी दुनिया इस बात पे काम कर रहे हैं कि हम शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना के हिसाब से लोगों की सहायता करें। और आप अनामिका जी, जब 2014 के बाद 2014 के बाद अगर हमें आजादी मिल रही है ये कहा जा रहा है, तो फिर 70 साल तो बेकार हो गए ना उन लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री अब तक अपने काम को करते हुए आए हैं, जहाँ पर आज देश खड़ा है। आप पूरे संदर्भ और प्रसंग के साथ बात बताएंगे तो मैं उसका जवाब आपको एंकर मोदी बिल्कुल स्पष्टता से दूंगी। अगर आप मुझे पूरी बात, आप मुझे संदर्भ और प्रसंग के बाद अगर के साथ बात कोट करेंगे तो मैं उसका जवाब आपको दे पाने में। मैं अडानी जी के विषय में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, उनको सबसे बड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन कौन देता है? भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में देती है। सबसे बड़ा प्लांट राजस्थान में उनको लगवाते हैं गहलोत जी, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है। और पिछड़ा विरोधी विगत 2 चुनाव में आप लोग को आंकड़ों पे काम करते हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा ने हिंदुत्व पे, सनातन पर और राष्ट्रवाद पर जाकर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व को स्वीकार करके हिंदू बनकर, भारतीय बनकर, सनातन प्रेमी बनकर, राष्ट्रवादी बनकर मुद्दा मध्य प्रदेश में। चलिए एक सवाल के बाद फिर हम रत्नाकर जी के पास जाएंगे। एक सवाल, मुद्दा क्या रहेगा? जाति के टुकड़े में बांट देना चाहते हैं। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। कांग्रेस कहे कि 70 साल के बाद वंचित लोगों के पास, इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूँ और 25 पैसे पहुँचते हैं। तो मुद्दे क्या हावी रहने चाहिए? सामाजिक रूप से आपसी सद्भाव कैसे बने, उसके लिए एमपी में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? क्या ये मुद्दा मायने नहीं रखता कि आदिवासियों के ऊपर उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया? क्या यह बेरोजगारी मुद्दा, एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात, एक सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या ये मुद्दा मायने नहीं रखता कि बेरोजगारी बढ़ रही है? क्या ये मुद्दा मायने नहीं रखता कि महंगाई बढ़ रही है? क्या लोकल मुद्दे मायने नहीं रखते
कि जमीन हड़पी जा रही है या जिस तरह से की जा रही, क्या उपयोग उनका किया जा रहा है, क्या ये मुद्दा मायने नहीं रखता कि जातिगत जनगणना कराने के बाद ही सारी चीजें अमल में लाई जानी चाहिए? ये सब पीछे छूट जाते हैं। मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगी। हाँ। जब आप कह रहे हैं कि जनजातीय लोगों के साथ नहीं, एक व्यक्ति के साथ गलत करता है, और जब हम द्रौपदी मुर्मू जी को, जो सबसे पिछड़े आदिवासी में भी संथाल जो आदिवासी हैं उनसे आती हैं, और जब उनको राष्ट्रपति बनाते हैं तो किस तरह की गरिमा उसके लिए हमारे मन में भाव है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के, ये समझा जा सकता है। और उनके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस करती है वो आपको पता है। एक विषय आपने कहा, दूसरा विषय आप कहते हैं कि जमीन हड़पी जा रही है, ये कहाँ हो रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी का आरोप लगाया हुआ है। बिहार से ज्यादा जिनकी गोद में बैठकर, चारा खाने वालों की गोद में बैठकर जो बात कर रहे हैं, बिहार से ज्यादा जमीन है तो कहीं नहीं हड़पी जाती होंगी। एंकर महोदय, एक बार बिहार में आइए, फिर बताएंगे बिहार में काबा। आप पूछ रहे हैं मध्य प्रदेश में काबा, तो हम आपको बिहार में बताएंगे कि बिहार में काबा। आप यहाँ आकर देखिए, यहाँ तो चारा बहुत अच्छा सम्मान है अनामिका जी, आपने सही कहा। द्रौपदी मुर्मू जी को काफी अच्छा सम्मान दिया गया जब उनको इन्विटेशन नहीं दिया गया। कई बार इस तरह के घटनाक्रम भी सामने आए। रत्नाकर जी, सारी चीजें सही हैं, सबका साथ सबका विकास हो रहा है, और सनातन का आप लोग अपमान करेंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करेंगे, तो अगर आप टिप्पणी करेंगे, किसी के घर में कंकड़ पत्थर फेंकेंगे, तो फिर वो चुप थोड़ी ना बैठेगा। एक लिमिट तक ही तो चुप बैठेगा। फिर आपके लिए जब प्रतिक्रिया होती है तो आप लोग कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी से। अनामिका जी, रत्नाकर जी से सवाल है। आप उनसे, जी हाँ, मैं सुन नहीं पाई थी। ठीक, रत्नाकर जी। रविंद्र जी, देखिए, आज मेरी बहन जो है बैठ करके कह रही है कि प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, इनके ऊपर जो है टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि देश के प्रधानमंत्री जी की कुछ गरिमा होती है? उनको तो ये नहीं देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं उसके बारे में तो अनर्गल वक्तव्य तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इनके संगठन के लोग अगर देंगे तो एक बार समझ में आती है बात। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ही कांग्रेस पार्टी को आतंकवादियों की पार्टी कहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री ही इंडिया गठबंधन को कहते हैं कि ईस्ट इंडिया गठबंधन है, तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि ये तुच्छ मानसिकता देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के घर कर गई। विशेष समुदाय का नारा लगा करके वोट दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कभी कर्नाटक में किया था ना, जय बजरंगबली बोलो, वोट में बटन दबाओ और जिताओ। कपड़ों का रंग देख करके ये बताते हैं कि कौन सा इंसान किस धर्म का है। ये देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है? देश को प्रधानमंत्री को चाहिए कि सारे धर्म के लोगों को, सभी को साथ में लेकर चलने की बात करनी चाहिए और कहनी चाहिए। और हम तो विपक्ष है, हम तो आपको आईना दिखाते रहेंगे, हम आपकी कूटनीतियों का जो है विफलताओं का आप नहीं तो विपक्ष को क्या मतलब? अगर विपक्ष में है तो हमें अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा? हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर उस तरफ से इस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है तो हम ना करें। और आपको क्या लगता है वहां किसको चेहरा बनाने जा रहे हैं? रविंद्र जी, मैं आपको बता दूं, जब यही संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुने गए थे तो संसद में गए तो साष्टांग दंडवत किया था उन्होंने। देश की जनता ने यह सोचा कि लोकतंत्र के मंदिर में अब तो भाई लोकतंत्र की रक्षा होगी। लेकिन किस तरह से विधुड़ी जी ने एक विशेष समुदाय को क्या नहीं कहा, हम और आप ये शब्द जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते चैनल पे बैठकर, तो क्या प्रधानमंत्री जी विधुड़ी जी को माफ कर देंगे? क्या ये बता सकते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने उनको इस्तीफा लिया या वहां पे माफी मांगे विधुड़ी जी? बिल्कुल नहीं मांगे। तो आप समझ सकते हैं ये देश दुनिया को दिखाने के लिए साष्टांग दंडवत होंगे, लेकिन लोकतंत्र के मर्यादा की रक्षा को नहीं करेंगे और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर तार तार करेंगे वहां। तो ये किस तरह की संस्कृति? अनामिका जी जवाब दे रही हैं। अनामिका जी, और इसमें एक सवाल जोड़ना चाहते हैं अनामिका जी। मध्य प्रदेश पे आना चाहूंगा रविंद्र जी। रविंद्र जी, मैं मध्य प्रदेश पे आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आपने अनामिका जी से पूछा, तो मैं मध्य प्रदेश पे 10 सेकंड 20 सेकंड लूंगा। देखिए, मैं रविंद्र जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है, उन 5 राज्यों के चुनाव में 2018 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राज्य में जीत हासिल नहीं। हमने सवाल वो पूछा उनसे, नहीं, हाँ, एक भी राज्य में जीत हासिल नहीं की थी। इन्होंने जनता के जनादेश को अपमानित करके ऑपरेशन लोटस के तहत वहां पे सरकारें बनाई, चाहे कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो। कर्नाटक में तो जनता ने इनको सबक सिखा दिया
ठीक है। क्योंकि काठ की हांडी ठीक है, बार हम बार सवाल नहीं अब चलती। जवाब ले लेते हैं। और मध्य प्रदेश में जवाब भी ले इनको लेते हैं। उसी तरह से ठीक है, जवाब ले लेते जनता हैं। जो है हाँ, सबक सिखाएगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनामिका जी, इसमें इसके साथ ही मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं कि पहले ऑपरेशन लोटस के तहत सत्ता हासिल की थी और अब जो है आपके नेता तो लड़ना नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हम तो उस मूड में ही नहीं थे, हमारी मनोदशा नहीं थी चुनाव लड़ने की, और आपने उनको टिकट दे दी वहां से। तो जब इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद नहीं चाह रहे हैं तो कैसे ये सब चीजें आप आगे चल के जीत हासिल करेंगे? सबसे पहले मैं रत्नाकर जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि साष्टांग प्रणाम करने की बात हम करेंगे। हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, हम राम मंदिर भी बनाएंगे, हमारी सरकारें आए या ना आए, हम 370 भी हटाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री कम से कम ये नहीं कहते कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश के गरीबों पर, रत्नाकर जी, इसके लिए हमने केस भी किया है, अमित देवगन पे केस भी किया है, कर्नाटक के लोगों पे हमने केस किया है क्योंकि गलत अवधारणा ये लोग बना रहे हैं। आप चैनल पे इस तरह की बातें नहीं कर सकती। आप चैनल पे आप देख लीजिए, राजस्थान में भी हमने केस किया है, हमने कर्नाटक में भी केस किया है। इसमें जो ये गलत जो अफवाहें फैला रहे हैं ये लोग। ठीक है रत्नाकर जी, सब जानते हैं, सबने स्टेटमेंट भी सुना है और शायद अनामिका जी ने भी वो स्टेटमेंट सुना है। हर किसी ने पूरा स्टेटमेंट सुना और हमेशा ये जो प्रचलन चल गया ना अनामिका जी, बीच से कोई बात उठाई, उसके बाद ट्वीट कर दिया, उसके बाद मिनिस्टर भी ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह की चीजें। हमारा सवाल ये था, अभी हम बता रहे हैं वो कई ट्वीट हम आपको ऐसे बता देंगे जिस पर मिनिस्टर्स ने आपके तमाम एक के बाद एक मिनिस्टर्स ने जो है उसको ट्वीट किया था एक के बाद एक, और वो घटनाएं जो है झूठी निकली थी। अगर हम जेवर के हवाई अड्डे की बात कर लें, राहुल गांधी के उस बयान की आलू डालो सोना निकाले की बात कर लें, ये जो प्रचलन है ना, ये किसी भी तरफ से, मैं आपकी तरफ से ही नहीं कह रहा हूं, आपकी तरफ से भी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हर तरफ से, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, आप जनता को इस तरह से गुमराह ना करें। कम से कम एक क्लिप काट कर आप आधा अधूरा भाषण जो है उनका चला देते हैं और उस पर फिर सब हो हल्ला मचाने लगते हैं। ये चीजें जो है पारदर्शिता में कमी ला जाती है, भरोसा टूटता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। हिंदुओं का पलायन हमने सवाल ये किया अनामिका जी मध्य प्रदेश को लेकर कि जब कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग लड़ना नहीं चाहते उनको जबरदस्ती उतारा जा रहा है। राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना, ये भी कोई ऐसी ही घटना है? मैं मध्य प्रदेश की बात कह रहा हूँ। क्या राम कैलाश, हमारा सवाल तो सुन लीजिए, के खिलाफ 24 वकील खड़े करना भी कोई ऐसी झूठी? वो ठीक है, वो आप जो भी करें, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आपके नेता तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं हमारा मूड नहीं है, हमारी मनोदशा नहीं है, ऐसे नेताओं को आप सामने ला रहे हैं। मात्र ऐसा देश है जहाँ बहुसंख्यकों को इस तरह से अपमानित होना पड़ता है। आप कह दें बहुसंख्यकों को अपमानित करना पड़ता है, वो कह, एक मिनट अनामिका जी, आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यक को आप उनकी ठेकेदारी कर लीजिए, वो कह रहे हैं अल्पसंख्यकों को और ओबीसी को आप उनकी ठेकेदारी कर लीजिए। अरे ये देश ऐसे एक हो जाएगा क्या? आप एक पक्ष में खड़े रहिए, अरे देश के हित के लिए जो बात होनी चाहिए वो करनी चाहिए। देश पूरी जनता को तय करने दीजिए, जिसको ठेकेदार बनाएगी। ठीक है, हमने सवाल ये किया अनामिका जी कि कैलाश विजयवर्गीय आपके अपने नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम तो इस मनोदशा में नहीं थे कि हमें इस तरह से टिकट मिल जाएगा, हमारा नाम सामने आ जाएगा। तो आप मतलब ये क्या स्थिति बन गई है भारतीय जनता पार्टी की? जी, वो बंगाल में भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक सामान्य बात कही कि मुझे नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर जो आपने अभी 1 मिनट पहले जो बात कही, उसी का ये आगे का वर्जन है कि किस संदर्भ और प्रसंग में कौन सी बात कही गई, उस बात के साथ उसको रखा जाए। तो उसी तरह की बात है। कैलाश जी जो कह रहे हैं वो संगठन का काम कर रहे थे लगातार। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं वो पार्टी के अंदर तय किया जाता है, वो संगठन तय करता है। और मुस्लिम के, मैं आप रविंद्र जी मुझे आधा मिनट का समय देंगे तो मैं बताना चाहूंगी कि बार बार जो मुस्लिम करके बार बार हिंदू मुसलमान करके और ध्रुवीकरण करती है कांग्रेस पार्टी, तो जो हमने मुस्लिम संप्रदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, हमने कभी उज्ज्वला देने से पहले नहीं सोचा, हमने प्रधानमंत्री आवास से पहले नहीं सोचा, हमने आयुष्मान से पहले नहीं सोचा कि किसके लिए बन रहा है। वो तो बीजेपी अपने पार्टी फंड से दिया है क्या? हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बीजेपी ने पहचान नहीं कर फंड से दिया है क्या? जितने भी लोग, रत्नाकर जी जब आप बोल रहे थे मैं शांति, कृपया शांति रखें। रत्नाकर जी, हाँ ठीक है, धैर्य रखें। आप चाहे तो अपना समय भी आपको दे दूंगी। नहीं, चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, उसके बाद हम रवितारूप का दौर चलता रहेगा। अब सवाल ये भी उठा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीच में जाएंगे जनता के बीच में और उनके अपने सहयोगी नेता जाएंगे, तो फिर वो क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या मुद्दे जनता के सामने रखेंगे कि पहले हम कांग्रेस में क्यों थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए। इस सवाल को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले जरा रवि अरोड़ा जी की तरफ हम रुख करते हैं। और रवि अरोड़ा जी, आपने दोनों नेताओं को सुना, बड़े मुद्दों की बात की जाती है, हम एक
पक्ष में खड़ा है कि हम सवर्णों की तरफ की राजनीति करते हैं, दूसरा पक्ष खड़ा है वो कहते हैं हम ओबीसी की राजनीति करते हैं या मुसलमानों को लेकर उनके हक की बात करते हैं। हम आज तक इस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं कि हम एक देश एक व्यक्ति की बात करें, सबके हक की बात करें। हम आज भी उन्हीं बिंदुओं पर क्यों टिके हुए हैं? देखिए, राजनीति देश के अंदर जो होती है वो या तो धर्म के आधार पर होती है या वो जाति के आधार पर होती है, और उसी में ही कहीं ना कहीं सभी पार्टियां फायदा उठाने की कोशिश करती है। आज से नहीं, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की लड़ाई है, कहीं पर जातीय आधार पर लड़ाई है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पार्टी उठाने की कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रही है, और पिछली बार 2018 में भी कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी की थी हिंदुत्व के। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा अगर इतना मजबूत होता तो फिर महिला आरक्षण और बाकी मुद्दे नहीं हावी होते। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जिस प्रकार से देश भर में कोरोना का टाइम एक सवाल और ये कि मुफ्त की रेवड़ियां जब बांटने की बात की गई थी, तो अब तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जी बिल्कुल, जो परंपरा शुरू हुई है दिल्ली से हुई है, केजरीवाल सरकार से हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वक्त आ चुका है, आज की जो राजनीति है वो कोरोना के बाद की, क्योंकि आज आर्थिक हालात लोगों के इतने खराब हो चुके हैं, ऐसे में बेरोजगारी और जो है महंगाई को लेकर लोगों के अंदर रोष है। लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे मुद्दे हैं, जैसे जातिगण को लेकर, जातियां, छोटी छोटी जातियां जो है उनको लेकर जिस प्रकार से आक्रामक हुई है क्षेत्रीय पार्टियां, उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में एक मुद्दा मिल गया है उनको, क्योंकि हिंदुत्व के मुद्दे को अगर तोड़ा जा सकता है तो इन्हीं मुद्दों पर तोड़ा जा सकता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां फूक फूक के कदम रख रही हैं। देखिए, आप समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी सीट का डिक्लेयर नहीं की, किसी को कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, जबकि अंदर सब कुछ हो चुका है फाइनल। लेकिन कहीं ना कहीं वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको डर है या फिर किसी प्रकार की स्पेशल रणनीति के तहत ऐसा किया गया है कि वो चुनाव अगले एक हफ्ते के अंदर हो सकता है लिस्ट जारी हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी फूक फूक के कदम में 3 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री और एक राष्ट्रीय महासचिव को वहां पे उतारा जा रहा है, जबकि वो सभी कहीं ना कहीं वहां पे लड़ना नहीं चाहते थे, वहां पे रैलियां करना चाहते थे, वहां पे सभाएं करना चाहते थे, पर वो कहीं ना कहीं उनको वहां उतारना ये एक दर्शा रहा है पूरी तरह से कि बीजेपी भी कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी को समझ रही है और पूरी तरह से माहौल को बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुद्दे वो जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान पर भी यह लगातार आरोप लगते रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं करते, सुनते नहीं है। तो ऐसा होता है क्योंकि 15 साल पहले उन्होंने शासन किया, 1.5 साल फिर कांग्रेस ने शासन किया, फिर 3.5 साल का शासन जो है लगातार चलता आ रहा है। तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी अक्सर हो जाती है। पर समझने वाली बात यह है कि आखिर जनता का रुझान किस साइड जाएगा, यह देखने वाली बात है। नहीं तो जनता का रुझान क्या मायने रखा? जब आप जीत कर आए उसके बाद ऑपरेशन लोटस चल गया, महाराष्ट्र की स्थिति देख लीजिए, गोवा की स्थिति देख लीजिए, और इस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश शायद यही कारण है कि लिस्ट अभी तक जारी नहीं की कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस इस बार बड़ा के तो कोई मायने नहीं है। बिल्कुल रत्नाकर जी, कांग्रेस भी आजकल पीछे मुड़ मुड़ के देख रही है। प्रियंका गांधी जहां जाती हैं अपनी दादी का जिक्र करना नहीं भूलती हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं, वो भी जिक्र करना पुरानी बातों को लेकर नहीं भूलते हैं। तो ये कब तक दादी के कंधे पर रखकर सत्ता पे सवार होते रहेंगे? नहीं, देखिए रविंद्र जी, गांधी परिवार के इस योगदान को ये देश भुला तो नहीं सकता। 2 लोगों ने शहादतें दी हैं। नेहरू जी तो 10 साल से ज्यादा जेल में अपने जीवन बिताए हैं। किसके लिए भाई? ये देश के लिए किया है उन्होंने। तो ये भारतीय जनता पार्टी बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है गांधी परिवार के ऊपर, राहुल गांधी हो चाहे जो भी है, सबके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी ये जिम्मेदारी है लोगों को, आज के जनरेशन को बताना। तो सूची कब जारी कर रहे हैं? गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया, सूची कब जारी कर रहे हैं? जी, घबराए हुए इतना कि कहीं ऑपरेशन लोटस ना चल जाए? अभी भी भरोसा नहीं है आपको अपने नेताओं पर? रविंद्र जी, आने वाली परिस्थितियां ऐसी है कि ऑपरेशन लोटस की नौबत ही नहीं आई। जनता ने क्या किस तरह से सबक सिखाया कर्नाटक में, वहां क्या ऑपरेशन लोटस कर पाएंगे ये लोग? मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति वैसी ही है। आज सोच लीजिए, इनके पास कैंडिडेट नहीं मिल रहे लड़ने के लिए। 7 सांसदों को, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री हैं, उनको जो है लड़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और आपने अभी कहा कि वो कह रहे हैं कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, बड़े दुखी मन से वो लड़ रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे कि हमारी मनोदशा नहीं थी, हमें नहीं पता था। स्थिति, हाँ, इनकी स्थिति कैसी है। और हमारे यहाँ उल्टा है,
हमारे यहाँ एक दलित बेटी जो डिप्टी कलेक्टर है वो इस्तीफा दे करके कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती है, तो उसका इस्तीफा शिवराज सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, उल्टा जो है पुलिसिया हथकंडा अपना रही है, उनको जेल में ठूस रही है, कपड़े तक फाड़ रही है। तो आज की परिस्थिति आप इतने घबराए हुए हैं ये लोग। मैं आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार की बुनियाद पे बनी हुई ये सरकार 150 से ज्यादा हम लोग वहां पे कांग्रेस पार्टी सीट जीतने वाली है और ये 50 के अंदर सिमटने वाले हैं। चारों तरफ 50% कमीशन की सरकार है। सर्वे रिपोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट आई हैं अलग अलग उनकी, तो उसमें बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ाता है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। रविंद्र जी, हाँ जी, हम ये मानते हैं कि अगर सर्वे रिपोर्ट में हमको जरा सा भी 20 दिखाया गया है, हाँ। इसका मतलब ये है कि हम वहां पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है अनामिका जी, ठीक है समय कम है, जवाब ले लें अनामिका जी। अनामिका जी, हमने सिंधिया जी शामिल हो गए आपके साथ, आप किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में, क्या कहने जाएंगे? और एक तरफ आपने चारा घोटाला की बात की तो दूसरी तरफ व्यापमं भी आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन। पहले रत्नाकर जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि गांधी परिवार का योगदान हम कैसे भूल सकते हैं, जो खुद को ही भारत रत्न दे लेते हैं, जिनके परिवार के नाम पे ही 200-250 सरकारी योजनाओं के नाम होते हैं, सैकड़ों पदकों के नाम उनके नाम पर होते हैं, वो सारी चीजें अपने ही नाम पर रख लेते हैं। नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा चुनाव खत्म होने के 2 दिन पहले आदेश पारित, मुझे बोलने दें रत्नाकर जी, जब आप रत्नाकर जी उन्हें बात रखने आराम से, यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम घोषित नहीं हो रहा है डिबेट में। आपको वक्त दिया, जनता देख रही रवि जी, आप बोले थे मैं शांत थी, आप भी शांत रहे। ये वही है जो लोकसभा चुनाव के एंड पहले 200-225 बड़ी संपत्तियां दिल्ली की वक्फ बोर्ड के नाम पे लिख देते हैं तुष्टीकरण के लिए। ये वही लोग हैं जो फिर से, इन्हें ये खुद से सोचना चाहिए जब ये कहते हैं रविंद्र जी कि दलित वंचित तक आज तक उसका हक नहीं पहुंचा। क्या 70 सालों में आप दलित और वंचित व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाए? ये इनके लिए सोचनीय विषय है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, अभी आप कह रहे थे कि हम ओबीसी की किसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। नहीं ठीक है, हमने ये भी पूछा सिंधिया साहब जब जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे जाके कि हमने तो साफ विभीषण का काम किया? हम यही कहेंगे, सबका साथ सबका विकास। नहीं, सिंधिया जी जब जाएंगे तो वो जनता के बीच क्या कहेंगे जाके कि हमने तो कांग्रेस के साथ विभीषण की भूमिका निभाई, आप क्या करेंगे? ये जनता को तय करने दीजिए। जनता ने जनता ने तय किया था ना अनामिका जी, पहले जनता ने उनको, कांग्रेस की पार्टी थी, सत्ता में आ रही थी, अच्छा खासा उसको वोट बैंक हासिल हुआ था, जीते थे, उसके बाद ही तो ऑपरेशन लोटस चला ना। वो जाकर ये कहेंगे कि हम सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करके भारत माता को, भारत देश को एक विश्व की शक्तिशाली महाशक्तियों में शामिल करना चाहते हैं। हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हैं और जल्दी हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे, और हम कम से कम उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे जो उनके साथ खड़े हों, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नहीं, अगर गरीब आदमी अगर ये कहेगा, कर रहा है, अगर एक आदमी अपना हक मांगेगा, समस्या बनने वाला है। एक आदमी अपना हक मांगेगा, एक युवा अपना रोजगार मांगेगा, एक व्यक्ति कहेगा कि भाई हमारी जमीन जो है हमें दे दो, वो मांगेगा, तो हम उससे कहेंगे देखो हम चांद पे पहुंच रहे हैं, देखो हमने ये विकास करा दिया। भारत का युवा बहुत बुद्धिजीवी, तो बिहार की स्थिति क्यों हुई? नीतीश जी से क्यों अलग हो गए? उसे किसके साथ खड़ा रहना है? उसे भारत को विभाजित करने वाले, हिंदू मुसलमान में बांटने वाले लोगों के साथ खड़ा रहना है, अगला पिछड़ा दलित महादलित के साथ खड़ा रहना है, या भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरातल पर भारत देश जब राम मंदिर के नाम से जाना जाए, कृष्ण जन्मभूमि के नाम से जाना जाए, या ताजमहल के नाम से जाना जाए, एनसीईआरटी की किताबों में मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाए, लुटियन जोन के पूरे आसपास जिस देश का इतिहास मिटाया जाता है, रवि जी कविताएं बनती और नष्ट हो जाती है, इमारतें, ध्यान रखिए, किसी की संस्कृति को नष्ट किया जाता है, वो देश कभी खड़ा नहीं होता। कांग्रेस को भारत के इतिहास में इस देश की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए लिखा जाएगा। ठीक है अनामिका जी, कितनी सीटें मिल पाएंगी? बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? जी, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है इस बार, कितना भरोसा? बहुमत की सरकार बनाएंगे रविंद्र जी, आप और मैं इसी चैनल पे फिर बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुद्दे ऐसे हैं कि पेच अब फंस सकता है। भारतीय जनता पार्टी जोर पूरा लगा रही है, उम्मीद है, अपने जिस तरह से 7 सांसदों को उतारा है, 3 केंद्रीय मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बनी थी, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं कर्नाटक में भी बनी थी, ऐसी स्थिति हिमाचल में भी बनी थी, वहाँ क्या हुआ? तो क्या वो फार्मूला यहाँ
काम आएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, और कांग्रेस इतनी आश्वस्त क्यों नजर आ रही है? हालांकि अभी दिल्ली दूर है, ये कहा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।